प्लासी की लड़ाई, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? तलवारें, तोपें, वीरता और एक विशाल सेना की जीत। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी एक लड़ाई की हो ही नहीं, बल्कि एक सोची समझी कॉरपोरेट साजिश की हो? जी हाँ, एक ऐसा टेक ओवर जिसमें एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को नहीं, बल्कि एक पूरे सूबे को, एक साम्राज्य की नींव को ही खरीद लिया। आज हम इसी कॉरपोरेट तख्ता पलट की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। और ये कोई मामूली घटना नहीं थी। इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार ने कहा था 23 जून 1757 को भारत का मध्यकाल खत्म हुआ और आधुनिक काल शुरू हो गया। सोचिए, एक तारीख जिसने पूरे देश का नक्शा और तकदीर बदल दी। ये सिर्फ एक जंग का दिन नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था और एक ऐसे नए उथल-पुथल भरे दौर की शुरुआत थी जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर इस पूरी कहानी के केंद्र में था क्या? वो था बंगाल। उस जमाने का बंगाल जिसे राष्ट्रों का स्वर्ग कहा जाता था। और ये कोई मजाक नहीं था। 18वीं सदी के बीच में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, बंगाल उसका सबसे अमीर, सबसे मालामाल सूबा था। कपास, रेशम, शोरा, दुनिया भर का व्यापार यहीं से होता था। एक तरह से समझिए, ये उस वक्त की ग्लोबल इकोनॉमी का पावर हाउस था। अब इस बात को एक आंकड़े से समझते हैं। 60%, 60%। 1750 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी माल एशिया से इंग्लैंड ले जाती थी, उसमें से 60% सिर्फ और सिर्फ बंगाल से आता था। सोचिए जरा, हर 10 में से 6 जहाज बंगाल के माल से लदे होते थे। अब समझ में आ रहा है कि ये जगह कंपनी के लिए, उसके मुनाफे के लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी। ये उनके लिए सोने की खान थी। और ये खिलाड़ी कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये नाम सुनकर लगता है जैसे कोई सरकारी संस्था हो, है ना? लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई देश नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी। ये एक प्राइवेट कंपनी थी, एक कॉर्पोरेशन जिसके शेयर बाजार में बिकते थे। और सबसे अजीब बात, इस कंपनी की अपनी प्राइवेट आर्मी थी। इनका मकसद किसी देश की सेवा करना नहीं था। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, प्रॉफिट, अपने शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। तो फिर पंगा शुरू कहाँ से हुआ? बात है 1756 की। बंगाल की गद्दी पर एक नया नौजवान नवाब बैठा, सिराज उद दौला। तेवर तीछे थे, इरादे साफ थे, और आते ही उनका सीधा टकराव हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी से। क्यों? क्योंकि कंपनी उनके राज में, उनके ही सूबे में उनकी सत्ता को चुनौती दे रही थी। अब ये टकराव की 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, कंपनी को मिले हुए टैक्स फ्री ट्रेड पास, जिन्हें दस्तक कहते थे, उनका जबरदस्त मिसयूज हो रहा था। दूसरी वजह, कंपनी बिना पूछे कलकत्ता में अपनी किलेबंदी कर रही थी, अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रही थी। और तीसरी, नवाब के जो दुश्मन थे, जो भगोड़े थे, कंपनी उन्हें अपने यहाँ पनाह दे रही थी। मतलब हर तरह से नवाब को नीचा दिखाया जा रहा था। ये दस्तक वाला मामला थोड़ा और समझते हैं। देखिए, मुगल बादशाह ने कंपनी को ये पास दिए थे ताकि वो बिना टैक्स दिए अपना सामान ला ले जा सकें। ये कंपनी के ऑफिशियल काम के लिए थे। लेकिन कंपनी के अफसर क्या कर रहे थे? वो इन पास को चोरी छुपे भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे। नतीजा, नवाब का खजाना खाली हो रहा था क्योंकि टैक्स नहीं आ रहा था, और कंपनी के अधिकारियों की अपनी जेबें गर्म हो रही थीं। ये एक तरह का संगठित घोटाला था। तो जाहिर है, सिराजुद्दौला ये सब ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। जून 1756 में उन्होंने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर धावा बोल दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। और इसी दौरान एक घटना हुई, एक बहुत ही कुख्यात घटना, जिसे ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना गया। और इसी घटना को कंपनी ने बाद में एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। कंपनी ने इंग्लैंड में क्या खबर फैलाई कि 146 लोगों को एक छोटी सी कोठरी में बंद किया गया, जिसमें से 123 दम घुटने से मर गए। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? लेकिन आज के इतिहासकार मानते हैं कि ये आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताए गए थे। असल में शायद 64 कैदी थे और उनमें से 43 की मौत हुई। पर कंपनी को तो एक बहाना चाहिए था, ब्रिटेन में गुस्सा भड़काने का और पूरी ताकत से हमला करने का, और ये बहाना उन्हें मिल गया था। तो कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा और उसने कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया। लेकिन क्लाइव बहुत शातिर था। उसे समझ आ गया कि बार बार लड़ने से बेहतर है कि नवाब को ही बदल दिया जाए।
एक ऐसा नवाब गद्दी पर बैठाया जाए जो कंपनी की कठपुतली बनकर रहे। और बस यहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी साजिश। एक ऐसा जाल बुना जाने लगा जिसमें नवाब को फंसाना था। और इस साजिश के आर्किटेक्ट कौन थे? 3 बड़े नाम सामने आते हैं। सबसे पहले फाइनेंसर जगत सेठ, उस जमाने के वर्ल्ड बैंकर। उन्हें डर था कि सिराजुद्दौला उनकी दौलत छीन लेगा, तो उन्होंने इस तख्ता पलट को फंड करने का फैसला किया। दूसरा, अंदर का आदमी मीर जाफर, नवाब का अपना कमांडर इन चीफ, जिसे गद्दी का लालच दिया गया। और तीसरा, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड रॉबर्ट क्लाइव, जिसने इन सब धागों को एक साथ जोड़ा। उस जमाने के एक इतिहासकार सैयद गुलाम हुसैन खान ने इन साजिशकर्ताओं के बारे में क्या खूब लिखा है। उन्होंने अपने ज़मीर का, अपनी इज्जत का सौदा कर लिया, सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए। ये शब्द बताते हैं कि नवाब के अपने ही दरबार में वफादारी किस तरह कौड़ियों के भाव बिक रही थी। क्लाइव की शातिर चालों का एक और नमूना देखिए। साजिश में एक और आदमी था, ओमी चंद, जो सबको ब्लैकमेल कर रहा था। उसे चुप कराने के लिए क्लाइव ने क्या किया? उसने 2 अलग-अलग ट्रीटी बनवाईं। एक सफ़ेद कागज़ पर, जो असली थी, जिसमें ओमी चंद को कुछ नहीं मिलना था, और एक लाल कागज़ पर, जो नकली थी, जिसमें उसे खजाने का 5% देने का वादा था। और तो और, इस नकली ट्रीटी पर भरोसा दिलाने के लिए क्लाइव ने एक एडमिरल के जाली दस्तखत तक कर दिए। मतलब धोखाधड़ी का लेवल देखिए। तो सारी साजिश तैयार थी, और अब हम पहुंचते हैं उस तारीख पर, 23 जून 1757। इतिहास की किताबों में इसे प्लासी की लड़ाई कहा जाता है। लेकिन अब तक तो ये साफ हो गया होगा कि ये लड़ाई कम और एक पहले से तय तख्ता पलट का आखिरी सीन ज्यादा था। मैदान पर जो होने वाला था वो तो बस एक नाटक था। अगर सिर्फ कागज पर देखें तो ये मुकाबला एक तरफा था। एक तरफ नवाब की 50,000 की भारी भरकम फौज और दूसरी तरफ कंपनी के महज 3,000 सिपाही। कोई भी कहेगा कि ये तो नामुमकिन है, कंपनी तो 1 घंटे में हार जाएगी। लेकिन लड़ाई तो दिखावा थी। असलियत तो ये थी कि इन नंबरों का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि जो असली खेल था वो तो मैदान पर नहीं बल्कि महीनों पहले बंद कमरों में खेला जा चुका था। हुआ ये कि नवाब की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 3/4 सेना जो मीर जाफर के कमांड में थी, वो बस खड़ी देखती रही। उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई। क्यों? क्योंकि सौदा हो चुका था, धोखा दिया जा चुका था। और जो कसर बाकी थी वो मौसम ने पूरी कर दी। अचानक जोर की बारिश हुई। नवाब के जो वफादार सैनिक लड़ रहे थे, उनका बारूद भीगकर बेकार हो गया। वहीं दूसरी तरफ कंपनी की सेना तैयार थी। उन्होंने तिरपाल से अपना बारूद बचा लिया, और बस यही निर्णायक पल साबित हुआ। और अब जरा मरने वालों के आंकड़े देखिए। नवाब की 50,000 की फौज में से सिर्फ 500 लोग मारे गए और कंपनी के सिर्फ 72। ये आंकड़े खुद चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये कोई घमासान युद्ध नहीं था, ये एक फिक्स मैच था, एक तख्ता पलट जिसे लड़ाई का नाम दे दिया गया। तो तख्ता पलट कामयाब रहा, और इसके बाद जो हुआ वो थी बंगाल की खुली लूट। एक ऐसी लूट जिसने भारत से धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक लंबा और दर्दनाक सिलसिला शुरू कर दिया। जीत के फौरन बाद बंगाल का खजाना खाली किया गया। हिसाब देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को हर्जाने के नाम पर भारी रकम मिली। रॉबर्ट क्लाइव को तोहफे के तौर पर लाखों मिले। दूसरे अफसरों और सेना ने भी अपनी जेबें भरी। कुल मिलाके लगभग 2.5 मिलियन पाउंड उस जमाने में। आज इसकी कीमत अरबों में होगी। ये सब पैसा सीधा बंगाल के खजाने से निकाला गया। इसके बाद तो कंपनी ही सरकार बन बैठे। 1765 में उन्होंने बंगाल से टैक्स वसूलने का सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिया, लेकिन शासन चलाने की, लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी वो उन्होंने कठपुतली नवाब के कंधों पर डाल दी। मतलब पैसा कंपनी का और जिम्मेदारी नवाब की। इस अजीब सिस्टम ने बंगाल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और इस बर्बादी की इंसानी कीमत वो दिल दहला देने वाली है। कंपनी की लालची नीतियों के कारण 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। अनुमान है कि इस अकाल में करीब 1 करोड़ लोग मारे गए। 1 करोड़! ये बंगाल की उस वक्त की आबादी का 1/3 हिस्सा था। तो प्लासी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज के लिए भी एक चेतावनी है।
सवाल ये है कि जब कोई कॉर्पोरेशन, कोई कंपनी एक सरकार की तरह काम करने लगे, जब वो बेहिसाब ताकतवर हो जाए, तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? उसे कौन रोकेगा? ये सवाल जितना 18वीं सदी में जरूरी था, उतना ही आज भी है।